हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बताइए जरा। नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम वालेकुम। जिस भी धर्म को आप बिलोंग करते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए तो एक ही वीडियो आई है मेरे यूट्यूब पे, बस फनी को लेके। थोड़ा बहुत फन वो भी बकवास ही है मुझे लगता है, पर फिर भी आप देखिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर जो बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। ये चैप्टर बेसिकली जब से मैंने पढ़ा है मेरा फेवरेट हो गया। ठीक, आई लव दिस चैप्टर, आई लव दिस चैप्टर। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना, जब तक आपको हिस्ट्री समझ नहीं आएगी, जब तक आपको अच्छी लगेगी नहीं। ठीक है, चलो अब एज यू कैन, जो भी करो भाई, मजे में रहो, मजे में रहो। सभी बच्चों को मजे में रहने के लिए हम सलाह देंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का। ये मेरी राइटिंग दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर कौन सा? गेस करिए। एनीथिंग, एनी गेस? किस चैप्टर की बात कर रहा था मैं? कुछ बच्चों को अगर समझ आया होगा तो दैट इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आई विल गिव यू लाइन बाय लाइन रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर कि आपको कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना। ठीक है, सर्दियों में नहाने की बात कैसी याद आ गई मुझे। चलो ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम रहने वाला है और ये होगा हमारा पार्ट 1। अरे तुम्हें पता नहीं है कितना बड़ा चैप्टर है? हाँ, फिर क्या बात करता है? बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये, और काइंड इंफॉर्मेशन बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये क्या है कि ये चैप्टर हमारा वर्ल्ड वॉर के आसपास ही घूमता रहता है। क्या होता है इसमें? ये जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बात कर रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात, आफ्टर, बाद की बात कर रहा है। बाद के कुछ दिखा रहा है, कंसीक्वेंसेस दिखा रहा है, कुछ कंडीशंस दिखा रहा है। ठीक है, चैप्टर नहीं है, स्टार्टिंग। ओके, तो अभी हम बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के कंसीक्वेंसेस की, बाद की चीजों की। क्लियर? अब चलिए। In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. His father, a prominent physician, ये वर्ड क्या है? ये मेरी बुक से इरेज्ड क्यों है? Liberated with his wife, ये वर्ड जो भी बीच में आया है, ये मेरी बुक से थोड़ा सा इरेज्ड है, तो मुझे नहीं पता क्या कहना चाह रहा है ये वर्ड, क्या है ये वर्ड। फिर भी आपको समझा दूंगा मैं अच्छे से। ठीक है, with his wife, whether the time had come to kill the entire family or if he suicide alone, should commit suicide alone. His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do to us what we did to the crippled and Jews." The next day, he took Helmut to the woods where they spent their last happy time together, singing all children's songs. Later, Helmut's father shoot himself in his office. Helmut remembers that he saw
his father's bloody uniform being burnt in his family fireplace. So traumatized was he by what he had overheard and what had happened, that he reacted by refusing to eat at home by refusing to eat at home for following 9 years. He was afraid that his mother might give poison him. क्या है देखो, जो वर्ल्ड वॉर 2 थी, सॉरी वर्ल्ड वॉर 1 थी, वो मतलब भाई देखो लड़ाई हो रही है तो दो जनों के बीच में ही होगी। वैसे तुम अपने बंदे बुला लो, मतलब दो टीम्स के बीच में कैसे होगी? ऐसा तो नहीं 3 टीम्स लड़ रही हैं आपस में, ठीक है, वो हो जाता है कभी कभी, पर अभी तो 2 ही टीम्स लड़ रही थी। तो क्या हुआ, 2 टीम्स लड़ रही थी, एक थी सेंट्रल पावर, ठीक है, मैं राइटिंग थोड़ी गंदी लिख रहा हूँ, वैसे नहीं अच्छी तो है, मजाक। चलो, सेंट्रल पावर एंड अलाइज, ठीक है। सेंट्रल पावर में कौन कौन थे? जर्मन एम्पायर था, ऑस्ट्रियन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है, एम्पायर थे। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया था। इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, और इसमें एम्पायर थे तीनों, जर्मन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और वो ये क्या था, मेरे हाथ ने अपने आप बोर्ड को मार दिया, ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, ठीक है, और ऑस्ट्रियन एम्पायर, ठीक है, ये एम्पायर्स थे। इन दोनों के बीच में वर्सेस लड़ाई थी, ठीक है, ये इन दोनों के वर्सेस में लड़ाई हो रही थी आपस में, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है, ये दोनों टीम समझ आई आपको? अलाइज कौन थे, सेंट्रल पावर कौन थी? तो ये अलाइज जो चैप्टर में नाम आया है वो समझ गए होंगे आप, अलाइज कौन थे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। दूसरी वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर एक्सिस बन गई, ठीक है, और अलाइज ही रहे। फिर सेम आए, ठीक है, बुल्गारिया एंड ऑल, जर्मनी, ठीक है, उन्होंने लड़ा। क्लियर, यहां तक समझ आया? ठीक है, अब आइए हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा। इसमें क्या है, 11 साल का जर्मन बॉय अपने बेड में लेटा हुआ है और उसे क्या सुनता है कि उसके पापा उसकी मम्मी को ऐसे बोल रहे हैं कि अब वो टाइम आ गया है कि या तो मैं खुद मर जाऊं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लूं, या फिर अपनी पूरी फैमिली को लेके साथ में मर जाए। ये उसने सुना अपने पापा के मुंह से। क्लियर? उसके फादर जो थे प्रोमिनेंट फिजिशियन थे, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ, वो बोलते हैं, अब उसके फादर किस चीज के बारे में बोल रहे थे? उनको फियर था, वो डर रखे थे, ठीक है, क्या वो डर रखे थे कि जो हमने जूस और क्रिपल्ड के साथ अन्याय किया है, मारकाट की है, वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट बेस बनाने के लिए है कि अब वो टाइम आ गया है कि नाउ द अलाइज विल डू द सेम, कि वो भी सेम ही करेंगे जैसा हमने उनके साथ किया, हमारे साथ भी वैसा ही करेंगे अलाइज, ठीक है। तो उस फियर और उस रिवेंज के बारे में उसके फादर बता रहे थे। उससे अगले दिन वो अपने बेटे के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं फॉरेस्ट में, वुड्स में, वहां पे वो ऑल चिल्ड्रन सॉन्ग सुनते हुए अपना लास्ट टाइम एंजॉय कर रहे थे। फिर उससे ही अगले दिन क्या हुआ, पता चला हेलमुथ को कि उसके फादर ने खुद को शूट कर लिया है उनके ऑफिस में। वो इतने ट्रॉमेटाइज हो गए थे, क्योंकि देखो ट्रॉमेटाइज हो गए थे, उन्होंने क्या देखा था कि उनकी जो वो ब्लडी यूनिफॉर्म है वो उन्हीं के घर के फायर प्लेस में जलाई जा रही है, ठीक है। और क्या था, उन्होंने वो बातें भी सुनी थी अपनी मम्मी और पापा की, इसलिए वो ट्रॉमेटाइज थे। और ऐसा होने के बाद जो हुआ और जो उन्होंने सुना, उसके बाद उनको मतलब सदमा तो लगा, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, उन्होंने
9 सालों तक, उसके बाद 9 सालों तक अपने घर पे खाना नहीं खाया। ठीक है, अब तुम सोचोगे कहाँ खाएगा फिर वो, है भीख मांगेगा बाहर जाके? नहीं, ऑब्वियसली उसने बाहर खाया था, ऐसे थोड़ी ना जी सकता है कोई आदमी, पागल बच्चों। ठीक है, तो उसने खाना नहीं खाया 2 साल तक। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसे लगा कि उसकी मदर पॉइजन दे देगी उसे। ठीक है, अब आई होप सो आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, अलाइज थे कौन और अलाइज क्यों? वैसे मैंने समझा दिया अलाइज कौन थे, पर अलाइज उनको क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया था, उनके फादर क्यों डर रहे थे? ठीक है, आ गया। Although Helmut may not have realized all that it meant, उसे समझ नहीं आया था कि इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ क्या? His father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. जो उसके फादर थे वो नाजी थे और सपोर्टर थे एडोल्फ हिटलर के। ठीक है, एक तो वो नाजी थे और एक वो सपोर्टर थे एडोल्फ हिटलर के। ठीक है, many of you will know something about the Nazis and Hitler. तो में से कुछ को पता होगा कि नाजी और हिटलर क्या है। ठीक है, you probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition to conquering all of Europe. तो अब हिटलर कौन था? हिटलर एक ऐसा शख्स था, एक बहुत ही कट्टर किस्म का इंसान था। ये क्या चाहता था कि जर्मनी को सभी देशों से ऊपर रखे, ऊपर करे जर्मनी को, माइटी पावर बना दे, बड़ा बना दे जर्मनी को, और पूरे यूरोप पे कब्जा कर ले, पूरा यूरोप उनका हो जाए। ठीक है, ठीक है, अब आ गया ये क्लियर। You may have heard that he killed Jews. तुमने सुना होगा कि उन्होंने क्या किया था, जूस को किल किया था। ठीक है, ओके, killed the Jews. But Nazism was not one or two isolated acts. It was a system, a structure of ideas about the world and the politics. कि जो नाजिज्म था ये सिर्फ एक 2-3 छोटे एक्ट नहीं थे, एक बहुत ही बड़ा सिस्टम, एक स्ट्रक्चर था, एक ऐसी सोच थी, किसके टुवार्ड? वर्ल्ड के टुवार्ड और पॉलिटिक्स के टुवार्ड। ठीक है, नाजिज्म एक सोच थी, एक आइडिया था, एक स्ट्रक्चर था, एक सिस्टम था, वर्ल्ड के टुवार्ड और पॉलिटिक्स के टुवार्ड। ठीक है, समझ आया होगा नाजिज्म क्या था? Nazism was not one or two isolated acts. It was a system, a structure of ideas about the world and politics. Let us try and understand what Nazism was all about. कि था क्या ये, पूरा अच्छे से समझाओ भाई, ये तो बहुत ही कम समझाया हमारे। देखो बैलेंस कर लिया मैंने। अच्छा चलो आगे। Let us see why Helmut's father killed himself and what the basis of his fear was. कि आइए चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्यों मारा भाई, क्यों मारा अपने आप को और उनके डर का कारण क्या था। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब इन May 1945 जर्मनी सरेंडर टू अलायंस। अब कौन सी बात, हाँ वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है, ये कंफ्यूज मत होना कि कौन सी वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। ठीक है, क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 की ही बात है उसके एंड में, कि जो वो है क्या कहते हैं कि मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया अलायंस को। ठीक है, कि बस भाई हमारा हो गया खत्म। ठीक है, एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग। ठीक है, अब Hitler, his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide, collective
in his Berlin bunker in April. मई में क्या किया? मई में उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घुटने टेक दिए अलाइज के आगे। क्या कर दिए? घुटने टेक दिए अलाइज के आगे, ठीक है। और उससे एक महीना पहले अप्रैल में क्या किया हिटलर, उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोवेल्स और क्या कहते हैं उनकी पूरी फैमिली ने बर्लिन बंकर में सुसाइड कर ली, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। एट द एंड ऑफ द वॉर, अब वॉर एंड हो गई, एट द एंड एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरमबर्ग वाज सेट अप to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, for war crimes and crimes against humanity। तो क्या बोलना चाहते हैं कि अब जो वॉर खत्म हुई, इसके बाद क्या हुआ? एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल आया, वो बैठा। कहाँ पे? मतलब वो मीटिंग हुई उनकी, कहाँ पे हुई? न्यूरमबर्ग में मीटिंग हुई। किस लिए हुई? सजा देने के लिए, सजा सुनाने के लिए। किनको? नाजी वॉर क्रिमिनल्स को, ठीक है। किनको? टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स, जो नाजी जो वॉर हुई उसके क्रिमिनल्स को। फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्राइम किया था अगेंस्ट पीस। फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम किया था, वॉर की थी उसके वजह से, ठीक है। Germany's conduct during the war, Germany conduct during the war, especially those actions, ठीक है, which were came to be called crime against humanity। और स्पेशली किस चीज के लिए बैठी थी इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम हुए थे, ठीक है, उनको, उन लोगों को सजा देने के लिए बिठाया गया, मतलब बैठाया नहीं गया था, उनको सजा सुनाने के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बैठी थी। क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए, रेज्ड, ये जो क्राइम थे, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, रेज्ड serious moral and ethical question and invited worldwide condemnation, ठीक है, ठीक है। अब ये एक्ट हुए क्या थे, ठीक है। अभी जो इन एक्ट की बात कर रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये थे क्या? चलिए अब वो पढ़ते हैं, क्या थे, व्हाट वर दोज एक्ट्स। अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, की जो शैडो थी, मतलब उसकी छांव में कह सकते हैं, मतलब उसके जब वो हो रही थी, ठीक है। एक तो जर्मनी था, बाहर वाले देशों से लड़ाई लड़ रहा था। एक वो अंदर भी लड़ाई लड़ रहा था अपने आपस के लोगों में भी, ठीक है। वो क्या कर रहा था? जीनोसाइडल वॉर हो रही थी उसके खुद ही के देश में, ठीक है। Under the shadow of the Second World War, Germany had waged a genocidal war। जेनोसाइडल बोल लो, जीनोसाइडल बोल लो, आपकी मर्जी, आप क्या बोलो, ठीक है। जीनोसाइडल वॉर, व्हिच, अभी क्या होता क्या है जीनोसाइडल वॉर? जीनोसाइडल वॉर क्या होता है? जब नंबर ऑफ नहीं, बहुत सारा, इतने ज्यादा लोग मारे जाए, बेगुनाह लोग मारे जाए, उसे बोलते हैं जीनोसाइडल वॉर, ठीक है। अब which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe। यूरोप के innocent civilians को मारा गया और एक स्पेशल ग्रुप के पर्सन्स को मारा गया, ठीक है। और कितना, बहुत सारा मास मर्डर हुआ, ठीक है, उसे बोलते हैं जीनोसाइडल वॉर, ठीक है, जीनोसाइड। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड, अब कौन कौन मरा, किल्ड कितने हुए, नंबर ऑफ पीपल, 6 मिलियन जूस मारे गए इसमें, ठीक है। 2 लाख जिप्सीज मारी गई, जिप्सीज मारी गई, ठीक है। 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस मारे गए, और 70,000 जर्मन्स मारे गए। कैसे जर्मन्स? हु आर कंसीडर्ड मेंटली
or physically disabled. ठीक है, क्लियर? ये लोग मारे गए, 6 मिलियन जूस मार दिए, ठीक है, ये बड़ा जूस मार दिए गए, 2 लाख जिप्सीज मार दिए गए, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस मार दिए गए और 70,000 जर्मन मार दिए गए। सारे इनोसेंट थे, ठीक है। क्यों? देखो आप क्या स्पेशल ग्रुप की जूस मारे जाएंगे, बहुत सारे मारे गए, ऐसे करके स्पेशल ग्रुप्स की। जैसे जर्मनी ने खुद के लोग भी मारे कि वो लोग मारे जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड थे, उन्हें भी मार दिया गया। देखो कैसा कट्टरवाद हो रहा था यहाँ पे। आगे, Besides innumerable political opponents, और इसके तो अलग बहुत सारे उनके political opponents भी मारे, ठीक है, innumerable, ठीक है। अब Nazi devised an unprecedented mean of killing people, बहुत सारे लोग मारे, बहुत ही बड़े नंबर पे मारे। That is by gazing them in various killing centers, ठीक है। और ये कैसे हुआ? ये कि मतलब इन सारे लोगों को बहुत सारे अलग अलग सेंटर, किलिंग सेंटर्स पे बुलाया गया, क्लियर? अब आगे, The Nuremberg Tribunal sentenced only 11 leading Nazis to death. पूरी दुनिया को हिला के रख दिया उन्होंने, ठीक है, जर्मनी ने। फिर भी जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल थी उसने 11 लोग मारे, 11 लीडर्स मारे ऑफ नाजी, ठीक है, मतलब उनको सजा सुनाई, ठीक है, बस 11 लीडर्स। और कुछ थे उन्हें लाइफ टाइम क्या कहते हैं, इम्प्रिजन्ड कर दिया, ठीक है, मतलब जेल पूरी उम्र की सजा सुना दी गई कि तुम जेल में रहोगे, ठीक है। अब बस 11 मारे गए। अब तुम देख रहे हो पूरी जर्मनी ने क्या किया कि पूरे देश हिला के रख दिया, इतनी सारी तबाही की, इतने सारे लोग मारे, बस उसके बदले 11 लोगों को ही सजा मिली, डेथ की सजा बस 11 लोगों को मिली। वाई? ऐसा क्यों? वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब the retribution did come, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of their crimes. कि जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल था उन्हें पता था कि जो ये सजा दी जा रही है बहुत, मतलब कंपेयर भी नहीं कर सकते, बहुत छोटी है, ठीक है, बहुत छोटी सजा दी जा रही है, क्लियर? क्या वेट, बहुत ही कम सजा दी जा रही है, ठीक है, बहुत, जितना इन्होंने कांड किया है, इतने सारे लोग मारे हैं, ठीक है, इस पे उन्होंने बहुत छोटी सजा दी, मतलब बहुत कंपैरिजन नहीं कर सकते, इतनी छोटी सजा थी, ठीक है। अब आगे आइए, ठीक है। The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. ऐसा क्यों हुआ कि भाई इतने बड़े कांड के बाद, इतना बड़ा जो भी इन्होंने ऐसे मारा, इन्हें ऐसे इतने सारे पीपल मारे, ठीक है, फिर उनके बदले बस ये 11 लोग क्यों मारे गए? देखो कहते ना कि अगर आंख के बदले आंख लेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि अलाइज ने जर्मनी के ऊपर हार्शमेंट दिखाई थी, पहले उसमें जो हार्श ट्रीटीज लगाई गई थी, ठीक है, जितना हार्श वो पहले हो गए थे जर्मनी के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। देखो पहले वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी हार गई, दूसरे में भी हार गई, तो सेकेंड टाइम अलाइज ने सीखा ये कि हम उतना हार्श नहीं होंगे जितना पिछली बार हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है भाई। अब everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partially traced back to the German experience at the end of the First World War. ठीक है, कहते हैं ना कि जो हिटलर था, ऐसे कहते हैं कि जो हिटलर था वो was not born, he was made.
इसका मतलब क्या है कि जो हिटलर था वो बनाया, मतलब पैदा ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, कि बचपन से ही ऐसा बन गया था, पर उसे बनाया गया था। किस चीज ने बनाया था? जो स्थिति, कंडीशंस, हार्श ट्रीटीज लागू की गई थी अलाइज के द्वारा जर्मनी पे, उन चीजों ने हिटलर बनाया था। इतना कट्टर आदमी बना दिया था, ठीक है, उस इंसान को इतना कट्टर बना दिया था, ठीक है, ओके। सो वो नहीं चाहते थे कि दोबारा ऐसा हो, अलाइज चाहते थे, और जो ये नाजी पार्टी आई, ये सब कुछ हुआ, ये पार्शली ट्रेस किया जा सकता है कि हाँ भाई ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने ऐसा किया था, इसीलिए ये अब आके हमें ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, पर बेचारा किस्मत खराब थी, वो दोबारा आ गए। चलिए, व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस थे क्या, ये ट्रीटीज थी क्या? आइए वो पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था बैकग्राउंड, ये हमने पढ़ा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ। अब आप पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की गई, ठीक है। अब आइए वो पढ़ते हैं। मिट जा भाई, मिट जा, मिट जा भाई। एक तो मेरे आगे से फालतू कसरत इस बोर्ड को मिटाने नहीं हो जाती है। इरेज कर, नॉट मिटे ना। चलिए अब आगे देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे कुछ दिया गया है, ओके। अब बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक, बर्थ ऑफ वेमर री बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक। क्या था ये वेमार रिपब्लिक? इसका बर्थ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब ये बेसिकली ट्रीटमेंट ही बता रहे हैं, हार्श ट्रीटीज ही बता रहे हैं, एक्सपीरियंस ही बता रहे हैं जर्मन्स के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो आइए पढ़ते हैं। जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर, देखो पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब उन्होंने लड़ी तो एम्पायर था एक जर्मनी में, एम्पायर क्या कहते हैं उसे, एम्परर था, ठीक है, जर्मनी में। बोला है ना जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। तो एम्परर था जर्मनी के अंदर। तो क्या हुआ कि जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली इयर्स ऑफ 20th सेंचुरी fought the first world war। पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन हुई थी 1914 टू 1918 के बीच में, कि उन्होंने क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी alongside the Austrian Empire and against the Allies। Allies में कौन थे? इंग्लैंड था, फ्रांस था, रशिया था, एज मैंने बताया, ठीक है। अब आगे, all joined the war enthusiastically, कि मतलब सबने पूरे चाह के साथ, बिल्कुल ऐसे मौज में, बिल्कुल ऐसे अच्छे से कि हाँ भाई पूरी एनर्जी के साथ लड़ाई में हिस्सा लिया, ठीक है। होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री, होप करते हुए कि क्विक विक्ट्री से हम गेन कर लेंगे वो चीजें। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, ये मेरा फिर इस बुक में वर्ड इरेज हुआ है, ये मुझे नहीं पता है क्या लिखा हुआ है, बस आई एम रीडिंग, ये जो भी है पढ़ लेना। इसके आगे का वर्ड पढ़ रहा हूँ, ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज, ठीक है। जर्मनी मेड इनिशियल, ठीक है। क्या हुआ कि जो लिटिल, कि मतलब उन्हें जैसे जैसे रियलाइज हुआ कि हाँ भाई ये वो लंबी, पहले तो उन्हें लगा था कि लिटिल छोटे मोटी मतलब लड़ाई होगी, थोड़ी देर की लड़ाई होगी, थोड़े दिनों की लड़ाई होगी, उसके बाद हम विक्ट्री पा लेंगे, गेन कर लेंगे जो भी चीजें हम हथियाएंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है कि लड़ाई होती है तो ऐसे थोड़ा मजे के लिए बस अपने मतलब जो क्या कहते हैं उन्हें, खंजर थोड़ा लड़ाई से, गन्स वंस को, तो वो को न्यूक्लियर बम्स को टेस्ट करने के लिए थोड़ा होता है, किस लिए होता है कि वो जर्मनी कुछ चाहता होगा, ठीक है, तो वो भी उससे कुछ चाहते होंगे लाइस, ठीक है, जब भी तो लड़ रहे थे। तो क्या हुआ
सबने सोचा कि हाँ भाई जल्दी से जल्दी लड़ाई होगी और हम कुछ ना कुछ पा लेंगे, ठीक है, गेन कर लेंगे, क्लियर। पर उन्हें जैसे जैसे रियलाइज हुआ कि बहुत लंबा खींचेगा, और क्या हुआ कि एक्चुअली ड्रेन हो गए रिसोर्सेज, आते आते क्या हुआ, यूरोप से रिसोर्सेज का डिस्ट्रक्शन होना, क्यों, यूरोप में लड़ाई हो रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, देखो अगर तुम एक जगह पे लड़ रहे हो, मान लो ये दो है, ये दो है पीपल, ये दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, दो लोग हैं लड़ रहे हैं, एक के हाथ में था यहाँ पे, ये क्या बनाया मैंने, मुझे बनाना क्या था, बना क्या क्या, कांच का ग्लास था, इसने उठा के फेंका, इसे लड़के झुक गया, यहाँ पे जाके टूट गया, लग के दीवार के ये टूट गया टुकड़ों में, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो वो हो रहा है ना, क्या कहते हैं कि कुछ डिस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ मतलब देखो दोनों का लॉस होगा, ये कुछ उठा के मारेगा अपनी चीज इसके ऊपर, उस चीज का लॉस हो गया, ये मारेगा इसके ऊपर तो उस चीज का लॉस हो गया, दोनों का होगा ना, होगा बस। तो रिसोर्सेज क्या थे, खत्म होते जा रहे थे वॉर के चक्कर में, ठीक है। अब जर्मनी ने शुरू में तो एक मतलब अच्छी जीत हासिल कर ली थी कि हाँ भैया ऐसा लगने लगा ना कि जर्मनी जीत जाए, ठीक है। जैसे कहिए जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम, उन्होंने क्या किया था कि जर्मनी को लगा था कि हाँ शुरू में कि जीत जाएगी जर्मनी, ठीक है। तो उसने क्या किया था, फ्रांस और बेल्जियम ऑक्यूपाई कर लिए थे, ठीक है। अब हाउएवर द अलाइज strengthened by the USA entry in 1917, ठीक है। तो 1914 कहाँ गया, अच्छा सॉरी मैंने इरेज कर दिया, 1914 टू 1918 तक हुआ। तो 1914 से लेके 1916 तक या 17 तक तो अच्छा चली थी उनकी लड़ाई, 1917 तक अच्छी चली उनकी लड़ाई, पर जैसे ही 1970s में 17 में अलाइज ने अपनी ताकत बढ़ाई, किसके द्वारा, कि यहाँ पे यूएस आ गया, यूएस एंटर्ड द वॉर, ठीक है, इन 1970। यूएसए की वजह से अलाइज थोड़े ज्यादा दमदार हो गए जर्मनी से, तो जीतने लगे, ठीक है। तो क्या है, हाउएवर द अलाइज स्ट्रेंथेंड बाय द यूएसए एंट्री इन 1917 वॉर defeating Germany and the Central Powers in November 1918, ठीक है। और नवंबर 1918 में क्या हुआ, जर्मनी हार गई, ठीक है, नवंबर। ये वर्ल्ड वॉर 1 की बात हो रही है, वो वर्ल्ड वॉर 2 की बात थी जिसमें मई में घुटने टेक दिए गए थे जर्मनी के द्वारा अलाइज के सामने, ठीक है। यहां तक समझ आया, आई होप सभी को आया होगा समझ। फिर आगे द डिफीट ऑफ द इंपीरियल जर्मनी एंड द abdication of the empire have an opportunity to parliamentary parties to recast Germany polity, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं इसके द्वारा, ये बोल रहे हैं कि जैसे ही देखो अब जर्मनी हारा, तो क्या किया अलाइज ने, क्या किया, उसके जो राजा था वो हट गया, ठीक है, जो राजा था एम्पायर था, एम्परर था, उसे हटा दिया, ठीक है। तो ये क्या थी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पार्लियामेंट्री पार्टीज के लिए कि हाँ भैया क्या कह सकते हैं, सत्ता पा सकते हैं, ठीक है, किसकी, जर्मनी की, ठीक है, वो कि उसके ऊपर रूल कर सकते हैं, ठीक है, एक पॉलिटिकल सिस्टम बना सकते हैं, पार्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। वो उन्होंने उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी वो करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही इसी वजह से एक नेशनल असेंबली मेट एट वेमार, वेमार क्या है, एक जगह का नाम है, और वहां पे क्या हुआ, और नेशनल असेंबली मेट मिली वो, ठीक है, met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure, कि उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पे मिलके उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया विद अ फेडरल
स्ट्रक्चर, एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। चलिए आगे क्या हुआ, डिप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट, और ये जो जर्मन पार्लियामेंट बनी उसे रिक्सटैग बोला गया। क्या बोला गया, रिक्सटैग बोला गया, ठीक है। जो जर्मन पार्लियामेंट बनी उस ये मुझे क्या हो गया, बार बार तोतलापन क्यों आ रहा है, वही हो जाता है, इतनी देर से बोल रहा हूँ मैं, उससे पहले मैं पढ़ रहा था बोल बोल के, तो इसलिए हो जाता है थोड़ी बार नहीं, बहुत बार हो गया है, पर ये कंट्रोल। चलिए, तो जो जर्मन पार्लियामेंट थी उसे रिक्सटैग बुलाया गया, ठीक है, बनी उसे। तो अब जो डिप्यूटीज थे वर इलेक्टेड टू दिस रिक्सटैग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल अडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन। यानी क्या हुआ, एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का वो कहते हैं ना, उसको अपनाया गया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो होने लगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कि वुमेन्स भी कर रही हैं, अडल्ट्स वोट दे रहे हैं डिप्यूटीज को, ठीक है, इस पार्टी में शामिल होने के लिए। ओके, अब दिस रिपब्लिक, ठीक है, जो वेमार रिपब्लिक बोला गया इसे, वेमार रिपब्लिक however was not received well by its own people, ठीक है, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War। क्या हुआ कि जो ये बना हुआ, ये रिक्सटैग बना, वेमार रिपब्लिक बनी, इसको इसके लोगों ने ही नहीं अपनाया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि एक तो जर्मन वाले जो सारे लोग थे वो क्या मानते थे कि भाई हमारी डिफीट के पीछे ना ये लोग हैं, वेमार रिपब्लिक है, हम हारे हैं ना वर्ल्ड वॉर 1 में, तो इन लोगों की वजह से हारे, इस वेमार रिपब्लिक की वजह से हारे हैं। और ऊपर से जैसे मैंने बताया कि अलाइज ने हार्श ट्रीटीज लगा दी थी, ठीक है, जो हमने पढ़ा था इससे पहले कि हार्श ट्रीटीज लगा दी गई थी जर्मनी के ऊपर आफ्टर द डिफीट। तो ये सोचते थे कि हाँ भाई ये जो हार्श ट्रीटीज हमारे ऊपर लगाई है ये है इसीलिए लग रही है हमारे ऊपर, इन्होंने ही लगवाई है ऐसा करके, तो खुद के लोगों ने ही अपनाई नहीं, जर्मनी के लोगों ने अपनाया ही नहीं इसे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं अपनाया, कुछ लोगों ने अपनाया, कुछ ने नहीं अपनाया। अब द पीस ट्रीटी, अभी था क्या भाई, ठीक है, इतनी देर सुन रहे पीस ट्रीटी, पीस ट्रीटी, पीस ट्रीटी है क्या ये ट्रीटी, आइए वो पढ़ते हैं। पीस ट्रीटी बस बोलने की है, ये था नहीं इसमें कुछ, तो पीस फैलाया नहीं इसने, वर्ल्ड वॉर 2 को रेस करने में हेल्प करी। चलिए अब आते हैं आगे। द पीस ट्रीटी एट वर्सेल्स with the allies was a harsh and humiliating peace। कि जो ये पीस ट्रीटी हुई एट द वर्सेल्स, ठीक है, ये क्या हुआ कि ये एक पीस ट्रीटी बस बोलने की ही थी, ये पर एक हार्श ह्यूमिलेटिंग थी, ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी थी, ठीक है। जर्मनी, अब इसके तहत क्या हुआ कि वर्सेल्स में वेमार थी उसने एक्सेप्ट किया, मतलब जो बोला गया उन्हें वर्सेल्स में कि हाँ भैया तुम्हें पीस ट्रीटीज अपनानी पड़ेंगी, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं। तो पीस ट्रीटी के तहत क्या था, ठीक है, पीस ट्रीटी कह क्या रहे थे पीस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कि उस पीस ट्रीटी में है क्या, तो इसमें पहली चीज थी कि पीस ट्रीटी में क्या था कि जर्मनी ने अपनी ओवरसीज कॉलोनीज खो दी। ओवरसीज कॉलोनीज यानी कि मान लो देखो जर्मनी ने पहले भी कुछ लड़ाइयां लड़ी होंगी, ठीक है, कुछ उनकी कंट्रीज थी, कुछ क्या कहते हैं कुछ हिस्से थे, ठीक है, जैसे कॉलोनीज, मतलब जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया या नहीं किया, तो हम क्या थे, कॉलोनी ही तो थे उनकी। तो ऐसे ही जर्मनी की बहुत सारी कॉलोनीज थी,
कॉलोनीज थी, ठीक है, जो उन्होंने सीज कर ली थी, ठीक है। तो क्या था, वो उनसे छीन ली गई। किनके द्वारा ये कर कौन रहा था, अलाइज जो थे उनके द्वारा। अब देखो कुछ तो अगर तुम हारे हो तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना जीतने वालों की, ठीक है। तो क्या क्या जीतने वाले अलाइज थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनकी ओवरसीज कॉलोनीज ले ली, उनकी 10% ऑफ पॉपुलेशन ले ली, ठीक है, 13% ऑफ टेरिटरी ले ली उनकी, ठीक है, 75% ऑफ इट्स आयरन ले लिया उन्होंने, और 26% ऑफ इट्स कोल ले लिया, इतना कोल भी ले लिया। और एक किसे दिया गया, ये दिया गया फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड एंड ल्यूथेनिया, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो ऑरेंजेस कलर में जो है यहाँ पे ये वाला हिस्सा पोलैंड को दिया गया, ये वाला ये जो यहाँ पे ऑरेंज है ये फ्रांस को दिया गया, यहाँ पे ऑरेंज है यहाँ पे डेनमार्क को दिया गया, यहाँ पे ऑरेंज है ये ल्यूथेनिया को दिया गया, ठीक है, लिथुनिया जो भी है, क्लियर, ओके। अब द अलाइड पावर demilitarized Germany to weaken its power, कि अब भाई उन्होंने इतना सब कुछ तो ले ही लिया, अब उन्होंने जर्मनी की मिलिट्री भी छीन ली, मिलिट्री भी छीन ली उनसे, छीन ली ना मिलिट्री। अच्छा क्यों, क्योंकि भाई क्या बताया अगले दिन फिर खड़े हो जाए, ठीक है। तो उनको उनकी पावर को वीक करने के लिए उन्होंने उनसे मिलिट्री भी छीन ली, ठीक है, कमजोर देश बन गया था जर्मनी, ठीक है। The war guilt clause held Germany responsible for the war and damage the allied countries suffered, ठीक है, कि मतलब अब जो वॉर गिल्ट का क्लोज है वो भी जर्मनी के ऊपर थोपा गया कि लड़ाई तुम्हारी वजह से हुई है ये लड़ाई, ठीक है। इसी के लिए अलाइज ने क्या किया, उन्हें फोर्स किया कि इसका कंपेंसेशन भरो, ठीक है, हर्जाना भरो इसका, कितना, 6 बिलियन यूरोस, ठीक है, कितना, 6 बिलियन यूरोस। उस टाइम पे इतनी बड़ी अमाउंट बहुत ज्यादा थी जर्मनी के लिए, ठीक है। देखा आपने कितनी हार्शमेंट दिखाई गई, क्या किया गया, जितना हार्श जर्मनी हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, मतलब लड़ाई हुई थी ऑब्वियसली, ठीक है। देखो खोया, दो लड़ रहे हैं तो दोनों का ही नुकसान होगा। अब जर्मनी ने भी तो खोया अपना कुछ ना कुछ, और उन्होंने भी खोया, डैमेज तो अलाइज का हुआ है और सेंट्रल पावर्स का भी हुआ है, तो भी ऐसा थोड़ा कि सारा भुगतान ही वो कर देंगे। तो ऐसे ही अलाइज ने क्या किया, बहुत ही हार्श ट्रीटीज लगा दी गई कि तुम हमें ये ओवरसीज कॉलोनी दे दो, 75% ऑफ आयरन दे दो, 26% ऑफ वो दे दो, क्या कहते हैं, कोल दे दो, ठीक है। उसके बाद 10% ऑफ पॉपुलेशन दे दो, 13% ऑफ टेरिटरी दे दो, इतना सब कुछ ले लिया, और फिर मिलिट्री छीन ली उनसे। और क्या किया उन्होंने, जो हमने अभी अभी पढ़ा, वॉर गिल्ट क्लोज होने को बढ़ा दिया और एक कंपनसेशन भी मांग लिया। अब आगे देखिए, खत्म नहीं हुआ अभी, अब आगे देखिए। द अलाइड आर्मीज also occupied the resource rich Rhineland for much of the 1920s, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने राइनलैंड भी छीन लिया जो बहुत ही रिच था रिसोर्सेज का, ठीक है। वो ग्रो तो दोनों कंट्रीज को करना है, दोनों ही मतलब देशों को, दोनों ही क्या कहते हैं, दोनों ही टीम्स को करना है कह लो, ठीक है, क्योंकि पार्टीज थी, मतलब सेंट्रल पावर थी, तो दोनों को ही करना है भाई, वो मतलब दोनों का नुकसान है, तो दोनों को ही अपनी कंट्री में दोबारा क्या करना है भाई, बहुत सारे घर टूटे होंगे, शहर मतलब बिल्कुल उजड़ गए होंगे, तो ये उनको भी तो वो करना है ना, अपना दोबारा शहर खड़ा करना है, ठीक है, ग्रोथ करनी है। तो क्या हुआ, पर जर्मनी का इतना सब कुछ तो ले ही लिया, उसका राइनलैंड भी ले लिया जो रिच ऑफ रिसोर्सेज था, उसके पास बहुत कम बस ऐसे कुछ रिसोर्सेज बचे जिनके हेल्प से वो कुछ भी नहीं कर पाए वैसे तो, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या हुआ इसके बाद, ठीक है। अब आगे देखिए, many Germans had the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। जो ये उन्होंने क्या किया, जर्मनी के लोगों ने ही क्या कर दिया, उन्हें कह दिया गया, किन्हें कह दिया गया, वेमार रिपब्लिक को बोला कि भाई तुम ही हो इस चीज के पीछे, तुम्हारी वजह से एक तो
आगे इतनी हार्श ट्रीटीज भी अपनानी पड़ी हमें, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमने सब कुछ खो दिया जो हमारी बेइज्जती हुई वर्सेस में, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ द वॉर, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस। बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो मजे से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अभी कहानी इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।